गाइस आई हैव ट्राइड टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग सो दैट मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं और आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी टॉप 5 प्रायोरिटी क्या थी। पहली प्रायोरिटी उनकी ये थी कि उन्हें हाफ करना था इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन एज इन महंगाई को, बिकॉज महंगाई यहाँ पे पिक पे चल रही है, जिसे इस साल के लिए हाफ करना था। सेकेंड प्रायोरिटी इनकी है इकोनॉमिक ग्रोइंग, इकोनॉमिक ग्रोइंग एज इन कि इनको सबसे ज्यादा आपको पेड जॉब्स देनी है। जैसे जितने लोग यूके में है वो जॉब करेंगे तो वो टैक्स भरेंगे, टैक्स भरेंगे तो इनकी इकोनॉमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बूस्ट हो जाएगी। तो ये है इनकी सेकंड प्रायोरिटी। तीसरी प्रायोरिटी है डेट फॉलिंग, डेट एज इन कर्जा। इनका नेशनल डेट बहुत ज्यादा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो उसे इन्हें कम करना है। उसके बाद इनकी जो प्रायोरिटी है वो है वेटिंग लिस्ट की। अब जो यूके में है उन्हें पता होगा, जो नहीं है उनके लिए ये नई चीज है। होता क्या है, यहाँ पे एनएचएस सर्विस होती है। आप बीमार हो तो आपको एनएचएस में जाना होता है वो सर्विस लेने के लिए, ठीक है। उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने, 2 महीने, 1 साल बाद भी मिल सकती है। तो वो जो वेटिंग लिस्ट का पीरियड है उसे इन्हें कम करना है। एंड देन स्मॉल बोट कोई भी इलीगल मीन्स से यहाँ पे नहीं आ सकता। ये है इनकी 5 प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम इनकी पहली प्रायोरिटी पे बात करते हैं, क्या थी वो, हाफ द इन्फ्लेशन। ये प्रायोरिटी क्यों है, जितने भी पब्लिक सेक्टर के लोग थे, नर्सेस, टीचर्स, सब लोग स्ट्राइक पर आ गए थे। एम्बुलेंस स्ट्राइक, बस स्ट्राइक, ट्रेन स्ट्राइक, न जाने क्या क्या हो रहा था। इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लोग यूके में रह रहे हैं वो परेशान हो रहे थे। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे प्रेशर आएगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे आएगा। और फिर वो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ेगी। पर उससे पहले मैं बता देती हूँ स्ट्राइक्स होती क्या है। स्ट्राइक क्या होता है कि जो यूनियन लीडर्स होते हैं वो अपना जो स्टाफ है, टीचर्स, नर्सेस, जिसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो इस महंगाई के साथ मैच नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा हमारा पे रेट बढ़ाए। बट जब कलेक्टिव बार्गेनिंग काम नहीं करती तो ये लोग अपना जो काम होता है, लेबर होता है, वो करना छोड़ देते हैं। अब मास में सारे लोग स्ट्राइक पर आ जाएंगे तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और उसकी वजह से गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इस सिचुएशन में, बिकॉज इन लोगों ने पे हाइक्स मांगी थी। पे हाइक्स क्या होता है कि उनको चाहिए था कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो कुछ परसेंटेज से। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि इनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, बट इनकी सेकंड प्रायोरिटी क्या थी कि इन्हें, सॉरी थर्ड प्रायोरिटी, कि इन्हें डेट रिड्यूस करना था। इनका जो नेशनल डेट है वो बहुत ज्यादा है, तो इन्हें अपना कर्जा तो और नहीं बढ़ाना। तो ये कहते हैं कि हम बोरोइंग नहीं करेंगे। बोरोइंग क्या होता है कि प्राइवेट इनके फंड्स है या कहीं से भी आप उधार ले रहे हो, तो उन्हें और कर्जे नहीं चढ़ाने थे किसी को पैसे देने के लिए। ना इन्हें टैक्स इंक्रीज करना था, बिकॉज यूके का अभी करंट सिनेरियो क्या है कि अगर मान लो आप 1800 पाउंड्स अर्न कर रहे हैं कोई एक महीने में, तो आप 400 पाउंड टैक्स में ही दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा उन्हें टैक्स इंक्रीज नहीं करना था। तीसरा इनके पास सोल्यूशन क्या था कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जितने भी लोग हैं, उनका स्टाफ कट हो या उनकी सैलरी में कोई भी चेंजेस आए, उन्हें वो भी नहीं करना था। तो अब इन्होंने क्या किया, आप और मेरे जैसे लोगों को टारगेट किया, और हमारी जो वीजा फीस है उसे इन्होंने इंक्रीज कर दिया। आप यूके में आना चाह रहे हैं तो भी आपकी वीजा की फीस इंक्रीज है, और जो लोग यूके में हैं उनकी भी वीजा स्विचिंग की फीस हाई कर दी है। मैं सीधा हिसाब बता देती हूँ, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे है तो आप पहले फीस दे के आओगे, ठीक है, वो बढ़ाई हुई है। अब आपने 1 साल की पढ़ाई कर दी, उसके बाद आपको करना होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में अपने वीजा को ट्रांसफर, मतलब कि 2 साल और मिलेंगे जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उस वीजा की फीस भी इन्होंने बढ़ा दी है। उसके बाद आपको चाहिए होती है स्पॉन्सरशिप, जो आपको मिलती है तो आप यहाँ पे 5 साल तक रह सकते हैं। डिवीजन में होती है, या तो 3 साल की एक साथ मिलती है या 3+2 होता है, whatever। अब इन लोगों ने वो जो फीस होती है स्पॉन्सरशिप की वो भी बढ़ाई है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक एम्प्लॉयर होता है, उसे आपको कॉस इश्यू करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, कि ये बंदा बहुत अच्छा है, हमें चाहिए, यूके में इसकी जरूरत है। और ये कॉस्ट के लिए वो जो एम्प्लॉयर है उसे अप्लाई करना पड़ता है, उन्हें भी फीस देनी पड़ती है। वो भी इंक्रीज करके बैठे हुए हैं ये, है ना। इसके बाद आपको आईएलआर मिलता है। आईएलआर क्या होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, काइंड ऑफ पीआर जो आप कहते हो, है ना। उसकी फीस भी इंक्रीज की हुई है। इसके अलावा आईएचएस की इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, उसकी भी फीस इन्होंने बढ़ाई हुई है। आईएचएस जो है वो एक्चुअली वीजा की फीस से अलग होता है, आपको वीजा फीस भी देनी होती है और आईएचएस भी देना होता है। आईएचएस क्या होता है कि 1 साल का पूरा मेडिकल इंश्योरेंस होता है, डिपेंड्स कि आप कितने साल का ले रहे हैं, कितने साल का स्टे है, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। उस
पे नहीं जाते, बेसिक मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी हॉस्पिटल की सर्विस यूज़ करनी है, जिसे एनएचएस सर्विस कहते हैं, तो आपके पास एक मेडिक्लेम होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, जो यहाँ पे आईएचएस के नाम पे जाना जाता है। उसके लिए आपको फीस पे करनी होती है, उसके बाद आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट है, वो सारी फ्री होती है, ठीक है? मेडिसिन के पैसे तो देने ही पड़ते हैं फिर भी। एनीवे, तो वो आईएचएस की फीस इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। ये क्यों सब कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये सब कुछ इंक्रीज़ कर देंगे, तो हम बहुत ज़्यादा अरबों में पैसे जोड़ लेंगे और फिर वो जो पैसे जुड़ेंगे, वो ये पे हाइक्स जिन्होंने माँगी है, उन्हें वो दे देंगे। ये इनका सिंपल सॉल्यूशन था। इनका कहना क्या है कि अगर कोई भी प्रेशर क्रिएट करता है कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, बढ़ाओ, तो वो प्रेशर कहीं और ट्रांसफ़र होता है। वो कहते हैं कि हमें पता है, वो एज़ एन प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है कि बैकलैश आएँगे आप लोगों को, यानी कि इमिग्रेंट्स को नहीं पसंद आएगा, बट यही सॉल्यूशन था। उन्होंने यूनियंस को ऐसा बोला कि अब आप स्ट्राइक्स को बंद करें। जूनियर डॉक्टर्स जो थे वो स्ट्राइक पे थे थर्सडे को, और वो ट्यूसडे तक स्ट्राइक करने वाले थे। उनको 30% हायर पे चाहिए था, बट प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अब इस साल के लिए और कोई स्ट्राइक नहीं होगी। अब जो यूके में है, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, टीचर्स, नर्सेस, जूनियर डॉक्टर्स, उन सब के लिए ये एक कहीं न कहीं गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनकी जो वेजेस है, उन्हें इंक्रीज़ किए गए हैं। पर इमिग्रेंट्स के लिए ये एक बैड न्यूज़ है। वर्क और विजिट वीज़ा की फ़ीस 15% इंक्रीज़ करने में आएगी और स्टूडेंट वीज़ा और बाकी जितने भी वीज़ा हैं उन सब की एटलीस्ट 20% फ़ीस राइज़ होगी। अगर हम इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आईएचएस की बात करें तो उसकी भी फ़ीस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है। मार्च 2015 के अंदर 200 पाउंड थी, जो दिसंबर 2018 में 400 पाउंड हो चुकी थी। दिसंबर 2020 में 624 पर एडल्ट थी और डिस्काउंटेड एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट्स चिल्ड्रन की 470 थी। अभी की हालत ये है कि वो 470 हो गई है 776 और जो पर पर्सन एडल्ट की जो फीस थी वो हो गई है 1035। देखा जाए तो 66% इंक्रीज हुआ है इनकी फीस का। ये इंक्रीज्ड फीस कब से इम्प्लीमेंट होगी वो जल्दी ही government.uk की वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा मेजर इनका डिसीजन क्या आया कि स्टूडेंट्स वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये बहुत सारे प्रपोज़ल थे, वो पहले पास ऑन हो रहे थे कि स्टूडेंट्स जो वीज़ा स्विच करते हैं, उससे इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो ये चाहते थे कि इकोनॉमी इनकी बनी रहे और इसीलिए स्टूडेंट्स वीज़ा स्विच ना करें। ये रूल 1 जन 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाला था, बट रातों-रात 17th जुलाई 2023 में ही ये रूल को पास कर दिया, इम्पोज़ हो गया और अब कोई भी वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। 39 पेजेस की ये स्टेटमेंट आ गई है इमिग्रेशन रूल्स की, जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट में जाके। पीडीएफ डाउनलोड करते ही स्किल्ड वर्कर सर्च करिएगा और आपकी मतलब की चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद ही आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विच कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मान लो आखिरी सेमेस्टर में बैकलॉग आ जाता है, तो फिर क्या चक्कर होगा? हम एलिजिबल होंगे कि नहीं? हम स्विच कर सकेंगे? मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपका बैकलॉग आता है, आपको रीसिट देनी पड़ेगी, वो केटी को क्लियर करें आप, और उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं और लिख के आता है कि हाँ भाई ये बंदे ने पास कर दिया, डिग्री अवार्ड हो रही है इसको, तब ही आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकेंगे। पर इस चीज़ में सच में क्लैरिटी की ज़रूरत है। दूसरी इनकी कंडीशन ये है कि आप पीएचडी के लिए अपने आप को एनरोल करवा लें एक अच्छी जगह से, कि पीएचडी देना गारंटेड ही हो, या एटलीस्ट आपने 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए वो पढ़ाई कंटिन्यू की हुई हो, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरा मेजर रूल इनका क्या आया कि जो इन्होंने पहले भी बोला था, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर दिया गया है कि जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो अपने-अपने पार्टनर्स को लेके यहाँ पे आते थे। उसका रेशियो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने नया रूल ये ला दिया कि जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, वो अब 1 जन 2024 के बाद से नहीं आ सकते। यानी कि आप सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं इस साल, तो आप अपने डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं, बट उसके बाद आप डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते। तो अब आप अगर सोचो कि अरे हमारा कोर्स तो 5th ऑफ जैन या 7th ऑफ जैन या जो भी उसके बाद शुरू हो रहा है, उससे पहले-पहले हम डिपेंडेंट को लेके आ जाते हैं, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी एक्चुअली छुट्टियाँ चलती हैं और डेट तब से ही कंसिडर की जाती है जब आपका कोर्स शुरू हो।
अब जो चौथा इनका प्रपोज़ल है, ये पास नहीं हुआ। इनका कहना ये है कि बहुत सारे लोग कोई ना कोई कोर्स करते हैं यूके में आने के लिए या यूके में रह के। अब ये जो कोर्स होते हैं, वो टर्न आउट नहीं होते जॉब्स में। अच्छी जॉब्स इन लोगों को नहीं मिलती बिकॉज़ इन्होंने लो क्वालिटी कोर्स किया होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग आधी संख्या के लोग अनएम्प्लॉयड है, वो जॉब नहीं करते, तो वो टैक्स नहीं भरते, तो इनकी इकोनॉमी हिली रहती है। तो इन्हें चाहिए कि लो क्वालिटी कोर्सेज को ये बंद कर दे। कुछ फेक न्यूज़ ऐसे भी आ रहे थे कि आज ह्यूमैनिटीज़ या ऑनर्स के कोर्स बंद हो जाएँगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लो क्वालिटी कोर्स है। ये सब कुछ करने का इनका मेन पर्पस यही था कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिले, इंटर्नशिप वो लोग कर सकें या कुछ भी करें। बट बेसिकली जितने भी लोग हैं, वो उनके पास स्किल सेट्स हो, एडिशनल स्किल सेट्स, और वो टर्न आउट हो, उन सबको जॉब मिले, अनएम्प्लॉयड ना रहे, और जितने भी स्टूडेंट्स आए जा रहे हैं, उनका जो रेशियो है वो कम हो। तो जैसे मैंने पहले बोला, अभी तक क्लैरिटी कोई भी नहीं आई कि कौन से कोर्सेज़ को लो क्वालिटी कोर्सेज़ में कंसिडर किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में, एक कोर्स में अलाउड होंगे, ये चेंजेस कब से लागू होंगे, और अगर आप यूके में ही हैं और वो लो क्वालिटी कोर्स कर रहे हैं, तो क्या आप कोर्स स्विच कर सकते हैं कि नहीं? उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने कही थी कि क्लासरूम बेस्ड फाउंडेशन ईयर कोर्सेज़ होते हैं। यानी कि एक एडिशनल ईयर जो बच्चे हायर स्टडी के लिए या टफ कोर्स करने के लिए रेडी नहीं होते, वो फाउंडेशन ईयर कोर्स करते होते हैं। उसकी फीस पहले 9250 थी, उसको मोस्ट सर्टेनली ये लोग 5760 करने का सोच रहे हैं। एनीवे ये सिर्फ बातें हैं, अभी तक इन चीज़ों पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब ये किसी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग यूके में हैं वो सोचेंगे कि ओके एटलीस्ट हमें तो जॉब मिल जाएगी। पर जो यूके में आने वाले हैं उनके लिए वो चीज़ें टफ भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इन सारे रूल्स के बारे में? वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पर्सनल डाउट हो जो आप ओपनली नहीं शेयर कर सकते, तो विदाउट सेइंग हाय, हेलो, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन या तो रिकॉर्ड कर दें या टेक्स्ट मैसेज में मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, श्रद्धा इन यूके मेरी आईडी है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ऑल्सो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो इंस्ट्रक्टापीडिया नाम का एक और मेरा पेज है जिसमें आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई जनरल डाउट है कि जिस डाउट से और किसी को भी मदद हो सकती है, तो वो डाउट ऑफ कोर्स बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा।